गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने लैक कल्चर क्या है वो सारा कुछ अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था आज, और हैन वगैरह जो थोड़ा बहुत अपना पहले का रह गया था, डक, पोल्ट्री वगैरह, वो सारा का सारा अपन लास्ट क्लास के अंदर देख चुके। आज की क्लास के अंदर एक तो अपन फिशरीज जो है, पिसीकल्चर, ये डिस्कस करेंगे, और एक सेक्शन और है सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म का पालन पोषण जो करते हैं फॉर द जो कॉमर्शियल पर्पस से, जिससे कि हमें सिल्क वहाँ से मिले। तो सेरीकल्चर क्या है, क्या क्या टेक्निक्स है इसकी, ये सारा कुछ अपन लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सेरीकल्चर वाला जो सेक्शन है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन फिशरीज जो है इसका कुछ सेक्शन आपको आपके एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्लास तक का पढ़कर बैठे हो आज? नहीं। तो पहले तो सिंपल, बहुत से सिंपल से चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, आप लोग सुनते चले जाओ। फिशरी जो इंडस्ट्री है, इट इज डिवोटेड फॉर द कैचिंग, रियरिंग और द प्रोसेसिंग ऑफ, मतलब इसके अंदर मछली को पकड़ना और उनको मनी पर्पस के लिए उनको जो बेचते हैं अपन, शेलफिश, एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह जितने भी हैं, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो फिशरी इट इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड फॉर द कैचिंग और द प्रोसेसिंग, कैचिंग एंड द प्रोसेसिंग यानी कि सेलिंग फॉर द फिश, शेलफिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। अपना बहुत सारे जो पॉपुलेशन जो है फिश प्रोडक्ट और एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल जैसे कि प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ये सब जो सी फूड जो खाते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इट इज डिपेंडेंट ऑन इट। ठीक है, फिर अपन कुछ टर्म पढ़ेंगे। एक है पिसीकल्चर, एक है उसके अंदर कल्चर फिशरी, और एक है आपका कैप्चर फिशरीज। इन तीनों का क्या मतलब है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस फिशरी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग कहेंगे, इट इज डिवोटेड फॉर व्हाट पर्पस। तो फिशरी इंडस्ट्री, इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा? इट इज डिवोटेड फॉर, it is devoted for catching and it is devoted for catching and processing और selling of, इसमें किस किस का? फिश, शेलफिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब फिशरी इंडस्ट्रीज के अंदर, एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि इसके मतलब अ वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये आपके फिशेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फिश प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर, या फिर दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि प्रॉन, क्रैब, आपका क्या बोलते हैं, एडिबल ऑयस्टर, लॉबस्टर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिख लीजिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन it depend on fish and their products, fishes or their products or other aquatic animals, जैसे कि लाइक प्रॉन, सी फूड है, फेमस सी फूड खाते हैं इसे। ठीक है, क्रैब, एडिबल ऑयस्टर, लॉबस्टर एक्सेट्रा। क्लियर? तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही जो एक टर्म यहां पर यूज किया था, इट इज द पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या होता है? इट इज द रियरिंग,
कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस, यानी कि इसमें पालन पोषण भी होगा इसका, रियरिंग, कैचिंग, उसके जब वो टेबल स्टेज पर आ जाता है, टेबल स्टेज यानी कि एडिबल फॉर्म में जब आ जाएगी, उसका साइज जब उतना डेवलप हो जाएगा, तो उसके अंदर आपका रियरिंग, कैचिंग, और तीसरी चीज जो है इसके अंदर दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ फिशेस। मैनेजमेंट में इट इज रिलेटेड विद द सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारा कुछ इंक्लूड होता है आपके पिसीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो पिसीकल्चर इट इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस। ठीक है, इट इज द पिसीकल्चर। नेक्स्ट जो एक चीज है इसके अंदर आपका एक है कल्चर फिशरीज। कल्चर फिशरी के अंदर इट इज रिलेटेड टू दैट इज द रियरिंग ऑफ फिश इन अ पॉन्ड और अ टैंक वाटर, यानी कि किसी भी पॉन्ड के अंदर या फिर टैंक वाटर के अंदर मछलियों को उनको पालना, यह आता है आपके कल्चर फिशरी के अंदर। तो लिखिए, नेक्स्ट इज द कल्चर फिशरी। नाम से ही पता लग रहा है कल्चर, यानी कि इसके अंदर सिर्फ रियरिंग इंक्लूड होगा। तो कल्चर फिशरी इज द रेजिंग ऑफ फिश, इट इज द रेजिंग ऑफ फिश इन पॉन्ड एंड टैंक वाटर। और एक है इसके अंदर आपका, इट इज द कैप्चर फिशरी। ये भी आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, कैप्चर यानी कि पकड़ना, मतलब इसके अंदर इट इंक्लूड द कैप्चर, इट इज कैचिंग ऑफ फिशेस विदाउट एक्चुअली रेसिंग देम। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कुछ तो ऐसा होता है कि पूरा फिश कल्चर होता है, उनको छोटे से मतलब लाके उनको पालन पोषण भी करते हैं, दाना पानी देते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं। वो अपन पूरा डिस्कस करेंगे कैसा क्या है, पूरी उसका एक स्टेप डिटेल में है आपके। फिर बड़ा होने के बाद फिर उनको पकड़ते हैं और फिर उनको मतलब सेल करते हैं। लेकिन जो कैप्चर फिशरी है, मछुआरे जाते हैं नदियों में, ठीक है, डायरेक्टली मछली पकड़ के लाते हैं और बेच देते हैं। तो कैप्चर फिशरी में रियरिंग इन्वॉल्व नहीं है। कैप्चर फिशरी इज द कैचिंग ऑफ फिशेस विदाउट एक्चुअली रियरिंग देम, ठीक है। उनका पालन पोषण इसके अंदर इंक्लूड नहीं, सिर्फ मछली पकड़ना जो है वो आता है आपके कैप्चर फिशरी के अंदर। तो ये भी लिख लीजिए, कैप्चर फिशरी इज द इट इज कैचिंग ऑफ फिश विदाउट रियरिंग देम, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर सी फूड का जो प्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर इंडिया जो है आपके 6th पोजीशन पर है, ठीक है। फॉरमोस्ट मतलब टॉप 6 पोजीशंस के अंदर है। इंडिया इज प्रेजेंट 6th फॉरमोस्ट सी प्रोड्यूसिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन एक ऐसा एफर्ट है जिससे कि फिशेस का जो यील्ड है, उनका जो प्रोडक्शन है, इट इंक्रीज द फिश यील्ड इन इंडिया, उसके लिए लाया था ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या ये लिख लो आप, एक तो हेडिंग यही डाली कि व्हाट इज ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन, इट इज एन एफर्ट to increase fish yield in India. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको इंडिया का कौन सा पोजीशन है तो ये लिख लीजिए, इंडिया रैंक्स 6th in foremost sea producing nations in world। मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने भी सी फूड प्रोड्यूसिंग लिखा है मैंने, सी
सी फूड प्रोड्यूसिंग नेशंस है, जहाँ जो मतलब सी फूड का प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड के अंदर 6th नंबर पर स्टैंड करता है आपका इंडिया यहाँ पर। क्लियर? तो ये अपन ने कुछ एक थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन इसके अंदर हम लोगों ने देखा। तो सीधा कुछ नहीं, इसके अंदर मेन चीज आपको इसमें तो ये सारी चीजें पता है। पिसीकल्चर क्या होता है ये पता होना चाहिए। पिसीकल्चर के अंदर रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट तीनों चीजें इंक्लूडेड है फिशेस के। नेक्स्ट इज द कल्चर फिशरी। नाम से ही मतलब कल्चर के अंदर सिर्फ आपका रेजिंग आएगा, मतलब सिर्फ इसमें पालन पोषण है। इट इज द रेजिंग ऑफ फिशेस इन पॉन्ड एंड द टैंक वाटर। कैप्चर फिशरी के अंदर रियरिंग नहीं है, सिर्फ कैचिंग है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। ब्लू रिवोल्यूशन क्या है इसका एक आइडिया होना चाहिए। ग्रीन रिवोल्यूशन आपके एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लू वाटर का कलर ब्लू, तो ब्लू रिवोल्यूशन इज फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसमें लिखा है कि ब्लू रिवोल्यूशन इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज द फिश यील्ड इन इंडिया, और इंडिया का पोजीशन इन द सी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड इट इज एट द 6th पोजीशन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं कुछ स्पीशीज जो है, इंडिजीनियस स्पीशीज कौन सी है इसकी, एक्सोटिक स्पीशीज कौन सी है, कुछ मरीन फिशेस के नाम, कल्टिवेबल फिशेस जो है ये आपके दे रखी है। व्हाट वर दे, ये हम डायरेक्टली पावर पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों ने नोट आउट कर लिया। रेक्टिफिकेशन वाला जो भी सेक्शन है सिर्फ नाम अपन सब पावर पॉइंट में देख लेंगे, थोड़ा टाइम कम लगेगा जिससे कि। ठीक है, चलिए इसमें दे रखी है कल्टिवेबल स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस की कुछ कल्टिवेबल स्पीशीज दे रखी है। सबसे पहले इंडिजिनियस स्पीशीज के अंदर इट इज द कैटला, कैटल जिसे बोलते हैं, रोहू, इट इज द लेबियो रोहिटा, इट इज द मोस्ट कॉमन कैप, एंड द कैबालसू दैट इज द लेबियो कैल्बेसू। ठीक है, ये तीन तो आपकी इंडिजिनियस स्पीशीज है। एक्सोटिक, ये सब फ्रेश वाटर फिशेस की बात कर रही हूँ। एक्सोटिक फिशेस, एक्सोटिक स्पीशीज इसके अंदर कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है एंड द चाइनीज कार्प है। कॉमन कार्प का नाम इट इज द काइप्रिनस कार्पियो, ग्रास कार्प इट इज द टीनोफेरिंजोडोन इडिलिया एंड द चाइनीज कार्प इज द हाइपोथैलेमाइसिस मॉलिट्रिक्स। क्लियर? अब इसके अंदर ये जो है, मुझे ध्यान दिलाना, लास्ट में अपन जब एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे ना तो आप इतना कर सकते हैं, ये इसका जो इंडिजिनियस स्पीशीज है, पहले तो ये डिफरेंशिएशन याद रखना कि फ्रेश वाटर कौन सी है, मरीन वाटर कौन सी है। मरीन वाटर अभी मैंने डिस्कस नहीं की है, इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये जो मैं स्पीशीज बता रही हूँ फ्रेश वाटर फिशेस की है। इसमें ये तीन तो इंडिजिनियस स्पीशीज है, मतलब अपनी नेटिव है, और ये एक्सोटिक स्पीशीज है। इंडिजिनियस फ्रेश वाटर फिशेस की स्पीशीज ये बहुत कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस है, कैटला, रोहू एंड कैल्बसू, ये शायद नाम आपको याद रह जाएंगे। एक्सोटिक स्पीशीज के शायद ना रह पाए कुछ स्टूडेंट्स को, तो हम इसमें क्या करेंगे, जितना याद कर सकते हो कर लेना, अदरवाइज फिर एनसीईआरटी पे स्विच मार जाना। लास्ट में बताऊंगी कि इसके अंदर जितना दे रखा उतना पढ़ लेना इसके एग्जाम्पल्स में, अदरवाइज फिर स्किप मार लेना नहीं याद हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मराइन फिशेस, ये आपको याद रह जाएंगी। एक है हिल्सा, जिसको कोस्टल इंडिया भी कहते हैं। इट इज द एल्यूथ्रोनोमस, इट इज द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट के अंदर मिलती है। इट इज द सार्डिनेला, वेस्ट एंड साउथ कोस्ट के अंदर है। हेर्पेडॉन, इट इज द कोस्टल महाराष्ट्र, एंड द स्टोमेलियस, इट इज द इंडो पैसिफिक कोस्ट पर ये मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ मरीन फिशेस के नाम है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने भी पावर पॉइंट बनवाया है। कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, स्पीशीज के नाम में रट्टा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, अब पॉन्ड्स के अंदर जहाँ पर ये फिशेस हैं, बहुत वैरायटी ऑफ फूड जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए क्या जरूरी है, एक वैरायटी की फिश मान लीजिए एक तरीके का फूड खा रही है, बाकी फूड को वो नहीं लेती है, तो 2 से 3 स्पीशीज जो है इसके अंदर फिशेस की एक साथ उसके अंदर अपन कल्टीवेट करवाते हैं, मतलब उसको ग्रो अप होने के लिए डाल देते हैं, और इसे अपन बोलते हैं कंपोजिट या फिर बोलिए मिक्स्ड फार्मिंग। क्लियर? इन रिलेशन टू दिस वाटर, तो कंपोजिट और मिक्स्ड फार्मिंग क्या है कि पॉन्ड के अंदर जितने भी अमाउंट के अंदर जो वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, इसके अच्छे से यूटिलाइजेशन के लिए 2 से 3 स्पीशीज जो है फिशेस की वो एक साथ इसके अंदर डाल देते हैं ग्रो करने के लिए। इसे बोला जाता है कंपोजिट और द मिक्स्ड फार्मिंग। ये लिखा हुआ है फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन द पॉन्ड, यानी कि जो वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है पॉन्ड के अंदर, उसके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए इट इज नेसेसरी टू कल्टीवेट 2 और 3, आगे का उन्होंने मिस कर दिया है, आप लोग एड ऑन कर लेना। इट इज
नेसेसरी टू कल्टीवेट 2 or 3 वैरायटी ऑफ फिशेस, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं कंपोजिट और द मिक्स्ड फार्मिंग। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट, इसमें ये तो हो गया। नेक्स्ट जो है, अभी जो फिश का जो कल्टीवेशन है किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर फॉलो अप होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। जब तक आप यहाँ तक का जो सेक्शन है, इसके आगे ये चीज़ मैं खुद ही लिख देती हूँ, इसको आगे इसको कंटिन्यू कर लेना। इट इज़ नेसेसरी टू कल्टीवेट 2 or 3 वैरायटी ऑफ फिशेस, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट और मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट हम लोग स्टेप्स जो है ये डिस्कस करेंगे एक के बाद, क्या क्या इसके अंदर कैसे कैसे फिश कल्टीवेशन जो है ये किया जाता है। तब तक आप यहाँ तक का नोट आउट कर ले। एनसीईआरटी लेकर आए हो क्या आज सारे स्टूडेंट्स? फिशरीज वाला सेक्शन है, आज एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पर कितना क्या दे रखा है, सिर्फ एक ही सेक्शन है, सारी कल्चर तो आपके एनसीईआरटी में वैसे भी नहीं है, तो छोटा सा पार्ट है, तो आज भी डिस्कस करेंगे, इसलिए लेकर आए होंगे तो अच्छी बात है। चलो इसे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन फिश कल्चर, कैसे किया जाता है ये, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो आउट करते हैं उसके अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन फिश कल्चर, सबसे पहले तो क्या करते हैं, पहले ध्यान से सुनो, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। सबसे पहले तो आपको जो भी फिश वैरायटी चाहिए, जो भी डिजायरेबल फिशेस हैं, उसका प्योर सीड को ऑब्टेन करते हैं और आपके हेल्दी मेल एंड फीमेल सुपीरियर फिश स्पीशीज के उन्हें अपन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये जो हेल्दी मेल एंड फीमेल जो आपने सेलेक्ट किए सुपीरियर फिश स्पीशीज के, these are then induced to inbreed artificially, ठीक है। अब इनको ब्रीडिंग के लिए कि ये ब्रीड करें, इसको ये आर्टिफिशियली इन्हें इंड्यूस किया जाता है। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, आपके प्योर सीड को ऑब्टेन किया डिजायरेबल फिशेस के, फिर आपके क्या बोलते हैं जो भी हेल्दी मेल एंड फीमेल हैं सुपीरियर फिश स्पीशीज के, उनको सिलेक्ट किया, उनके अंदर हेल्दी मेल एंड फीमेल फिशेस जो अपन ने सिलेक्ट किए हैं सुपीरियर फिशेस के, उनके अंदर हम लोग आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करेंगे। कैसे करते हैं, तो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का बाय इंजेक्टिंग पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, जैसे कि लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, या फिर सिंथेटिक हार्मोन लाइक ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। इन सब का इंजेक्शन लगाते हैं, तो जिससे कि क्या होगा, ये जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट FSH और LH या फिर सिंथेटिक हार्मोन जैसे कि ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, इसको जब हम इंजेक्ट करते हैं इन फिश के अंदर, तो ये फीमेल के अंदर तो स्वामिंग को इंड्यूस करता है, इट इंड्यूस स्वामिंग इन फीमेल, और मेल के अंदर ये उन्हें माल्ट को ओवा के ऊपर इजेक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है। माल्ट क्या, एक्चुअली इट कंटेन्स स्पर्म, ठीक है। तो ये ओवा के ऊपर इसे इजेक्ट करेंगे, तो इससे ओवा जो है फर्टिलाइज हो जाएंगे, ऐसा होता है। पहला स्टेप आपको समझ में आया होगा, क्या किया, जो सुपीरियर मेल और फीमेल स्पीशीज को हमने जो सिलेक्ट किया है, फिशेस स्पीशीज सुपीरियर मेल और फीमेल को जो सिलेक्ट किया है, उनके अंदर हम लोगों ने आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करवा रहे हैं। ये जो ब्रीडिंग को इंड्यूस करवाते हैं आर्टिफिशियली, इसका तरीका क्या है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट करते हैं। पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हो गया, सिंथेटिक हार्मोन लाइक द ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, इन सबके इंजेक्शन से हम इन सुपीरियर मेल और फीमेल के अंदर आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करा रहे हैं। तो इसके इंजेक्शन से क्या रिजल्ट्स क्या होते हैं, फीमेल के अंदर तो इट इंड्यूस द स्वामिंग, स्वामिंग का मतलब समझते हैं, यानी कि ये ओवा जो एग का जो प्रोडक्शन है इसको स्टिमुलेट करेगा। तो फीमेल के सॉरी स्वामिंग स्पॉनिंग, ठीक है,
फीमेल के अंदर तो ये आपके स्पॉनिंग को इंड्यूस करेगा, यानी कि स्पॉनिंग का मतलब ये होता है कि जो एग का जो प्रोडक्शन है उसको इंड्यूस करेगा। और मेल के अंदर जो सुपीरियर मेल कैंडिडेट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, मेल चर्च लिख दिया था, मेल के अंदर जो जिसके अंदर स्पर्म होता है उसको बोलते हैं माल्ट, इसके इजैकुलेशन को स्टिमुलेट करता है। ये माल्ट जो है ओवा के ऊपर इजेक्ट आउट होता है उसके फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, फिर ये तो हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर अभी ये मिल्क जो है एग के ऊपर आपके इजैकुलेट हो चुका है, एग का फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब जो आपके फर्टिलाइज्ड एग हैं, जो एग जो फर्टिलाइज्ड हो चुके हैं ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर, ये सब ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर हो रहा है। तो अब जो फर्टिलाइज्ड एग हैं आपके, इन्हें अपन कलेक्ट करेंगे ब्रीडिंग पॉन्ड से, और इन्हें ब्रीडिंग पॉन्ड से कलेक्ट करके हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, आपके नर्सरी, सॉरी मतलब हैचिंग पार्ट जहां पर होता है वहां पर हैचरीज के अंदर, ठीक है, हम लोग इन्हें फर्टिलाइज्ड एग को जो है ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हैचरीज या फिर इसे हैचिंग पिट्स कहते हैं। समझ में आया? फर्टिलाइज्ड एग को, ये जो एग जो फर्टिलाइज हो चुका, क्योंकि फीमेल के अंदर स्पॉनिंग इंड्यूस हो गया, मेल ने जो मिल्क है इसको इजैकुलेट कर दिया, इसको इजेक्ट आउट कर दिया आपके एग के ऊपर टू फर्टिलाइज देम। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है ये सब हो रहा था ब्रीडिंग पॉन्ड के अंदर, इसे ब्रीडिंग पॉन्ड से कलेक्ट करके हम इसे हैचरीज या फिर बोलते हैं हैचिंग पिट्स, इनके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इनके अंदर ट्रांसफर करने से क्या होगा, अब यहाँ पर होगी हैचिंग। तो हैचिंग से जो इसके अंदर से स्मॉल हैचलिंग्स या फिर इन्हें सैक फ्राई कहते हैं, ये आपके निकलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग को हैचिंग पिट्स और हैचरीज के अंदर अपन ने ट्रांसफर कर दिया। यहां पर आपकी हैचिंग हुई, जिसकी वजह से आपके हैचलिंग्स और सैक फ्राई बोलते हैं ना, ये यहां से निकले, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, ये तो हुआ सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, अभी ये जो सैक फ्राई बन गए ना, वो जो अंडे थे उनके, वो अभी उनमें हैचिंग यानी कि वो बाहर आए तो उसको बोला अपन ने सैक फ्राई। अभी ये जो सैक फ्राई है, ये जो हैचरीज है, इन्हें आपके हैचरीज से निकाल कर इन्हें अपन नर्सरी पॉन्ड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये जो सैक फ्राई है अभी फाइनली, इन्हें आपने हैचरीज से कहा नर्सरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। हैचरीज के अंदर हैचिंग हुई थी तो सैक फ्राई बने थे। जब ये सैक फ्राई नर्सरी पॉन्ड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये ग्रो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रो होंगे बाय टेकिंग द फूड यहाँ पर जो अवेलेबल है इसको लेके नर्सरी पॉन्ड के अंदर, यानी कि इनका ग्रो अप होंगे। और सैक फ्राई जो है नर्सरी पॉन्ड के अंदर, सैक फ्राई जो है नर्सरी पॉन्ड के अंदर ग्रो होकर डेवलप होते हैं फ्राई के अंदर, इट डेवलप्ड इनटू द फ्राई। फिर फाइनली क्या होता है, अभी इस नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स अवेलेबल हैं, इन फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स को खाएंगे ये फ्राई, इनके ऊपर फीड करेंगे। और ये जो फ्राई जो है ये अपने साइज के अंदर यहाँ पर चेंज होके थोड़ा सा और बड़े होते हैं और दे चेंज इनटू द फ्राइलिंग्स। समझ में आया? सबसे पहले ब्रीडिंग को इंड्यूस किया हमने, आर्टिफिशियली इंड्यूस किया, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन लगाया मेल फीमेल के अंदर, जो सुपीरियर मेल और फीमेल हमने सेलेक्ट किए थे। तो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के इंजेक्शन से होगा ये कैसे आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करते हैं, तो फीमेल के अंदर तो ये स्पॉनिंग को इंड्यूस करते हैं, स्पॉनिंग यानी कि एग का प्रोडक्शन करवाएंगे, और मेल के अंदर मिल्क का इजेक्ट आउट करवाते हैं आपके एग्स के ऊपर, जिससे कि वो उसे फर्टिलाइज कर सके। यहाँ पर मिल्क जो है इट कंटेन द स्पर्म,
ठीक है। फिर क्या हो गया, अभी एग का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो फाइनली क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जो ब्रीडिंग पॉन्ड है उस ब्रीडिंग पॉन्ड से उन फर्टिलाइज्ड एग को कलेक्ट करके आपके हैचरीज या फिर बोलिए हैचिंग पिट्स, वहां पर इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पर इनका क्या होगा, यहां पर इनके अंदर हैचिंग होगी और ये फाइनली आपके यहां पर इसमें हैचलिंग्स या फिर बोलिए सैक फ्राई ये आपके बनेंगे। अब क्या होगा, अब ये जो सैक फ्राई हैं इन्हें हैचरीज से लेकर इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है नर्सरी पॉन्ड के अंदर। नर्सरी पॉन्ड के अंदर क्या होता है, ये जो सैक फ्राई है ये डेवलप होते हैं आपके फ्राई के अंदर, और ये जो फ्राई है उस पॉन्ड के अंदर, नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स जो अवेलेबल है उन्हें खाकर डेवलप होते हैं फिंगरलिंग्स के अंदर। ठीक है, अभी फिंगरलिंग्स तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या, सॉरी फ्राइलिंग्स के अंदर अभी आपको यहां तक समझ में आ गया कि फिंगरलिंग्स तक क्या हुआ। फ्राइलिंग्स लिखा हुआ है, ये आपके डेवलप हो गए फाइनली जूप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स को खाकर फिंगरलिंग्स के अंदर। फिर फिंगरलिंग्स से आगे कैसे इनका साइज इंक्रीज होता है, कैसे पहले ये 15 से 20 सेंटीमीटर के होते हैं, फिर कैसे ये आपके टेबल साइज तक गेन करते हैं। टेबल साइज यानी कि उतना लार्ज फिश जो हम खाते हैं, एडिबल जो साइज जो होता है फिश का, कैसे वो वहां तक वो करते हैं, फिर कैसे उनको कैच आउट करते हैं, कैसे उनको सोल्ड आउट करते हैं, ये सारा का सारा प्रोसीजर आगे की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक मैंने यहाँ फिंगरलिंग्स तक जो आपके साथ डिस्कस किया है ये पहले अपन नोट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप के अंदर अपन ने बताया था ऑब्टेन द प्योर सीड ऑफ द डिजायरेबल फिश स्पीशीज। सबसे पहला स्टेप है ऑब्टेन प्योर सीड ऑफ डिजायरेबल फिश स्पीशीज। फिर हेल्दी फिशेस जो है, हेल्दी मेल एंड फीमेल ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी, इनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो हेल्दी मेल एंड फीमेल ऑफ सुपीरियर फिश स्पीशीज they are selected। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम इनके अंदर आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करते हैं। फिर लिखिए देन इंड्यूस्ड देन वी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग देन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग आर्टिफिशियली। फिर हम आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करने के लिए करते क्या है, तो लिखिए बाय इंजेक्टिंग पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, हाइपोफाइसेशन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो बाय इंजेक्टिंग द पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, इसको ब्रैकेट में लिख लो, जो आर्टिफिशियली हम ब्रीडिंग को इंड्यूस कर रहे हैं बाय इंजेक्टिंग द पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, इसे कहते हैं हाइपोफाइसेशन। ये करा कैसे, बाय इंजेक्टिंग द पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, लिख लो लाइक FSH एंड LH एंड सिंथेटिक हार्मोन जैसे कि ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, इसे हम लोग इंजेक्ट करके इस तरीके से ये करते हैं। तो ये जब हार्मोन जो इंजेक्ट होता है तो ये क्या करता है, विच इंड्यूस ये आपके फीमेल्स के अंदर तो स्पॉनिंग को इंड्यूस करता है, विच इंड्यूस स्पॉनिंग
इन फीमेल। अब इसमें स्पॉनिंग का मतलब आप लोग चाहो तो लिख लेना, इसका मतलब होता है एग का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। इट इंड्यूस द स्पॉनिंग इन फीमेल एंड इजेक्ट मिल्ट का ब्रैकेट में लिख लो, इट कंटेन्स स्पर्म। And it eject the milt on egg to fertilize them। तो इन्होंने उन एग पर मिल्ट को इजेक्ट आउट कर दिया है जिससे कि वो एग जो है ये फर्टिलाइज्ड हो जाए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, अभी ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इन्हें हम ब्रीडिंग पॉन्ड से कलेक्ट कर हैचरीज या फिर बोलिए हैचिंग पिट यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। लिखो, नाउ व्हाट हैपन, द फर्टिलाइज्ड एग they are collected from breeding pond and transfer them, इन्हें ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर देम टू हैचरीज और हैचिंग पिट, ठीक है। इन्हें हैचरीज या फिर हैचिंग पिट में ट्रांसफर कर दिया है। यहां पर क्या होगा, वेयर इट हैचेस एंड फॉर्म, यहां पर उनकी हैचिंग होगी और ये आपके हैचलिंग्स या फिर जिसे अपन बोलते हैं सैक फ्राई इसके अंदर डेवलप होते हैं एंड फॉर्म हैचलिंग्स और सैक फ्राई, ठीक है। अब क्या होगा, सैक फ्राई तक तो हो गया। अब क्या होगा, ये जो सैक फ्राई हैं इन्हें हम आपके इन हैचरीज से उठाकर नर्सरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कर लिया होगा आपने इस फॉर्मेट में। चलिए नाउ व्हाट वी डिड, दिस सैक फ्राई are transferred, this sac fry are transferred into nursery pond, ठीक है। इन्हें नर्सरी पॉन्ड के अंदर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। नर्सरी पॉन्ड के अंदर क्या एक्टिविटी होती है, तो नर्सरी पॉन्ड के अंदर क्या होता है, वेयर दे डेवलप इनटू, यहां पर ये जो सैक फ्राई हैं नर्सरी पॉन्ड के अंदर अभी आपके डेवलप होके फ्राई बन गए हैं, वेयर दे डेवलप इनटू फ्राई, ठीक है। फिर क्या होगा, अब आपकी जो नर्सरी पॉन्ड है यहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स और जो जूप्लैंक्टन्स अवेलेबल हैं ये इनको फीड करके फिंगरलिंग्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो नाउ द phytoplanktons and zooplanktons the phytoplanktons and zooplanktons of nursery feed pond are eaten by this sac fry, they are fed by sac fry and sac fry नहीं फ्राई है ना अभी तो, and develop into, ये आपके फाइनली जो फ्राई थे फिंगरलिंग्स के अंदर डेवलप हो चुके हैं। ये और लिख लेना, ये जो फ्राई जो होते हैं ना दे आल्सो फीड ऑन द सिंथेटिक फूड, ठीक है। आर्टिफिशियल फूड जो है इसके ऊपर भी फीड करते हैं ये लोग। तो अभी ये जो फ्राई हैं इन्होंने फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स को खाकर ये आपके फिंगरलिंग्स के अंदर डेवलप हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आपके इन फिंगरलिंग्स को आपके यहाँ से
जो नर्सरी पॉन्ड है यहाँ से हम रियरिंग और द रेजिंग पॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रियरिंग और रेजिंग पॉन्ड के अंदर ये दोनों तरीके का नेचुरल और जो आर्टिफिशियल फूड है इसे फीड कर ये जो फिंगरलिंग्स जो है आपके, ये साइज के अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। ठीक है, फिर इनको आपके रियरिंग पॉन्ड से जब ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो गए, इन्हें फिर स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अभी फिंगरलिंग्स का डेवलपमेंट हो चुका है, अब हम फिंगरलिंग्स को यहाँ से नर्सरी पॉन्ड से उठाकर आपके रियरिंग और रेजिंग पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। लिख लो, द फिंगरलिंग्स in next step they are transferred into rearing or raising pond। कहां से किया ये भी लिखो, द फिंगरलिंग इन नेक्स्ट स्टेप आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम नर्सरी पॉन्ड से हमने इन्हें ट्रांसफर कर दिया है रियरिंग और द रेसिंग पॉन्ड के अंदर। अब रियरिंग और रेसिंग पॉन्ड के अंदर क्या होता है, हियर दे फीड ऑन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फूड एंड ये आपके 15 एंड ग्रो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे हो चुके हैं। अब ये जब ये इस साइज को मेंटेन कर लेंगे, 15 to 20 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो जाएंगे, तब इन्हें फाइनली आपके नाउ दे आर ट्रांसफर टू इन्हें रियरिंग और रेजिंग पॉन्ड से आपके स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। हर पॉन्ड में कहां से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं और किस पॉन्ड के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ने अब रियरिंग और रेसिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया। स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर इन्हें यहाँ पर फूड भी मिलता है। ठीक है, तो ये अपना जो 15 से 20 सेंटीमीटर तक लॉन्ग तो हो ही चुके हैं। एक टर्म यूज करें, इसके बाद ये टेबल साइज को गेन कर लेते हैं जब इसको ट्रांसफर करते हैं 6 से 9 महीने के अंदर अंदर। टेबल साइज मतलब जो साइज ऑफ फिश हम लोग खाते हैं, एडिबल फूड जो है, एडिबल साइज जो है उसके अंदर ये 6 से 9 महीने के अंदर उसके अंदर आ जाते हैं। तो स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर इसको एक तो फूड भी मिलता है, इनको देखभाल भी की जाती है जिससे कि मतलब ये डिजीज़ फ्री रहे, कोई दूसरी तरह की बीमारियाँ इनको इफेक्ट ना करें। फिर जब ये एडिबल साइज पर आ जाते हैं तो इनका पालन पोषण अब हो चुका खत्म, अब बारी आएगी कैचिंग की। तो फिर इन्हें पकड़ा जाता है बाय मतलब आपके मतलब वो जाल वगैरह बिछा के, या फिर आपने देखा होगा ना वो हुक वगैरह से, जो अपन हुक और वायर्स के थ्रू इनकी कैचिंग की जाती है। फिर इन्हें कैचिंग करने के बाद इसको बोलते हैं, फिर कैचिंग करने के बाद फिर इन्हें सोल्ड आउट किया जाता है। कैसे लेवल पे होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ पर स्टॉकिंग पॉन्ड तक क्या है आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आप नोट आउट कर लो जब तक। ठीक है, तो ये स्टॉकिंग पॉन्ड तक देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, अब ये स्टॉकिंग पॉन्ड से क्या होगा, अब स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, अभी इसके अंदर आपके स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर इन्हें फूड भी मिलेगा। ये 6 से 9 महीने के अंदर अडल्ट साइज पर, एडिबल टेबल साइज के अडल्ट के अंदर जो है फिंगरलिंग्स जो है ये आपके अडल्टहुड को अटेन कर लेते हैं इसके अंदर। लिखिए, now what happened when the अब मैं डायरेक्टली ऐसे लाइन लिख रही हूँ, ऐसा पूरा फ्रेम नहीं कर रही। अभी स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर जब फिशेस आपकी आ गई, इन द स्टॉकिंग पॉन्ड, लिखी लो, इन स्टॉकिंग पॉन्ड्स जो फिंगरलिंग्स हैं आपके, जो 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे हो चुके हैं,
fingerlings soon become adult and they attain the table size. अब इनका साइज टेबल साइज and attain the table size. टेबल साइज से मतलब क्या, ये भी देख लो, टेबल यानी कि अपने डाइनिंग टेबल पे आने वाला साइज, तो एडिबल जो साइज है वो अटेंड कर लेंगे एंड अटेन द टेबल साइज विद इन 6 से 9 महीने के अंदर ये टेबल साइज पर आ जाएगी. ठीक है, तो अभी टेबल साइज के हो चुके हैं. फिर आपका इसमें लिखा है कि आपके जब ये स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है ये भी लिख लो. स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर मैं डायरेक्टली ऐसे लाइन लिख रही हूँ, इन्हें फूड तो मिल ही रहा है, फूड प्रोवाइड कराते हैं, प्लस केयर शुड बी गिवन. टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिजीज and other hazardous agent. क्लियर? तो आपका जो स्टॉकिंग पॉन्ड है इसमें इनको खाना तो मिलता ही है, साथ साथ इनकी केयर भी, देखभाल भी अच्छे से की जाती है जिससे कि इन्हें कोई डिजीज ना लगे और दूसरे जो हैजार्डस एजेंट हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं इन्हें, उनका कोई इफेक्ट नहीं आए. इसके बाद क्या होता है, अब जैसे ही आपका जो फिश है ये एक सुटेबल टेबल साइज को अटेंड कर लेगी तो दे आर कैप्चर्ड व्हेन फिशेस दे अटेंड टेबल साइज. तो अब इनका पालन पोषण का काम हो गया खत्म. नाउ दे आर कैप्चर अब इन्हें पकड़ा जाता है बाय यूजिंग द फिश गियर्स, जैसे कि लाइक हुक एंड लाइंस. ठीक है, आपके कास्ट नेट्स इसके अंदर यूज करते हैं हम लोग, ड्रैग नेट, गिल नेस्ट, ये सब अपन यूज करते हैं. बाय यूजिंग गिल नेट, ड्रैग नेट, कास्ट नेट्स. देखा होगा मछली पकड़ने का जो भी साधन है, मतलब कुल मिला के उस तरीके से अब अपन मछलियों को कैप्चर्ड करते हैं. फिर फाइनली दे आर लैंडिंग फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द मार्केट फॉर द सेल. ठीक है, फाइनली अब इन्हें फिर यहाँ से इनको आप जो है लैंडिंग सेंटर्स पर भेजते हैं. ठीक है, और वहाँ से दे आर फ्रॉम वेयर, लैंडिंग सेंटर पे भेजा, फ्रॉम वेयर they are disposed of by selling market. यहाँ से ना मार्केट में, मच्छी बाजार वगैरह में बेचने के लिए भेज दिया जाता है. तो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर द फिश कल्चर. ये सारा का सारा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी, थ्योरी अपन पूरी डिस्कस कर चुके हैं इसकी. अब इसको याद करने का क्या है, आप ना एक एक पॉइंट में इसमें ये याद रखना है कहाँ से कौन से पॉइंट में भेज रहे हैं. पहले ब्रीडिंग पॉइंट से अपन ने क्या बोलते हैं हैचलिंग्स, वहाँ भेजा हैचरीज के अंदर. हैचरीज से अपन ने नर्सरी पॉन्ड के अंदर शिफ्ट किया. नर्सरी पॉन्ड से अपन लोगों ने इसे रेसिंग और द रियरिंग पॉन्ड में शिफ्ट किया. रियरिंग पॉन्ड से फाइनली फिर स्टॉकिंग पॉन्ड में आया, फिर स्टॉकिंग पॉन्ड से वो मार्केट में जाते हैं. ठीक है, अब कौन सी पॉन्ड में क्या एक्टिविटी हो रही है ये पता होना चाहिए. सबसे पहले तो अपन ने प्योर सीड ऑब्टेन किए जो भी डिजायरेबल फिश है, फिर उस सुपीरियर फिश स्पीशीज के मेल और फीमेल को सिलेक्ट करेंगे और उनके अंदर आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करेंगे. आर्टिफिशियली ब्रीडिंग को इंड्यूस करने का तरीका पता होना चाहिए कि हम लोग पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन लगाते हैं, इसको हाइपोफाइसेशन भी कहा जाता है. इससे क्या होता है, इसमें जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन जैसे कि ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, इसका इंजेक्शन लगाते हैं. तो इससे क्या होता है, ये फीमेल के अंदर तो स्पॉनिंग को यानी कि एग के प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा और मेल के अंदर मिल्क को एजेक्ट आउट करने के लिए एग्स पर स्टिमुलेट करेगा. मिल्क जो है इसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो एग फर्टिलाइज्ड होंगे. ठीक है, यानी कि अभी एग का फर्टिलाइजेशन हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं इन्हें हम ब्रीडिंग पॉन्ड से
आपके हैचलरीज या फिर बोलिए हैचिंग पिट यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसा कि नाम है हैचरीज, तो यहाँ पर हैचिंग ही होती है अंडों की, तो हैच करके इसमें हैचलरी या फिर बोलिए फ्राई सैक ये आपके बन जाएंगे। अब इन फ्राई सैक को इन हैचरीज से उठाकर हमने नर्सरी पॉन्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया। नर्सरी पॉन्ड में ये फ्राई सैक जो है ये डेवलप होकर सैक बना लेते हैं, सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैक बन जाते हैं। फिर क्या होता है, ये जो नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स जो प्रेजेंट हैं, ये जो फ्राई हैं, फ्राई सैक के जो फ्राई में डेवलप हो गए, तो ये जो फ्राई हैं, ये फ्राई नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स प्रेजेंट हैं, इन्हें फीड कर कर ये आपके डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, और आपके ये फिंगरलिंग्स जो है इनको बना लेंगे। फिर क्या होगा, अपन ने नर्सरी पॉन्ड में शिफ्ट किया। नर्सरी पॉन्ड के अंदर आपके जो फ्राई सैक जो है ये आपके फ्राई के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर अब इन फ्राई को अपन ने या फिंगरलिंग्स में कन्वर्ट हो गए, कैसे भी बता दिया। अब इन फिंगरलिंग्स को हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर रियरिंग या फिर बोलिए रेजिंग पॉन्ड, मतलब अभी नर्सरी पॉन्ड में तक फ्राई सैक थे पहले आपके, फ्राई सैक से सैक बन गया नर्सरी पॉन्ड के अंदर ही, फ्राई बन गया नर्सरी पॉन्ड के अंदर ही, ये फ्राई भी फिंगरलिंग्स में डेवलप हो गया नर्सरी पॉन्ड के अंदर ही। फिर अब फिंगरलिंग्स स्टेज तक तो नर्सरी पॉन्ड में है, अब नर्सरी पॉन्ड से रियरिंग और रेसिंग पॉन्ड में डाल दिया। रियरिंग और रेसिंग पॉन्ड के अंदर ये जो फिंगरलिंग्स है 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे भी हो जाते हैं। अब फिर यहां से जब ये रियरिंग पॉन्ड में काम इतना ही होगा, ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे होंगे। फिर फाइनली इस रियरिंग और रेसिंग पॉन्ड से इन फिंगरलिंग को ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर। स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे जो फिंगरलिंग से अपने अडल्ट साइज को गेन करते हैं, अडल्ट फॉर्म में 6 से 9 महीने के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही आपका टेबल साइज यानी कि एडिबल साइज इसका गेन होता है, इसको बोला हार्वेस्टिंग। फिर अपन इन फिशेस को जो है इनको कैप्चर किया जाता है, ठीक है, फिर कैप्चर करके इसको लैंडिंग करके मार्केट में सोल्ड आउट के लिए कर देते हैं। दिस आर द स्टेप्स विच इज इंक्लूडेड इन द फिशरीज, ये आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट, फिशिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से क्या क्या मिलता है इससे। फिश ऑयल आपने सुना होगा, फिश मील, फिश प्रोटीन, फिश की स्किन से क्या होता है, सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे। पावर पॉइंट के थ्रू मैं उसको डिस्कस करूंगी आपके साथ। ये नोट आउट कर लिया क्या सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं उसे? चलिए, दिस इज द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। लास्ट टॉपिक है फिशरीज के बारे में, इसके बाद सारी कल्चर डिस्कस करेंगे। तो फिशिंग इंडस्ट्रीज के बाय प्रोडक्ट में देखो, सबसे इसिनग्लास, फिश ऑयल, फिश मील, फिश प्रोटीन, फिश फ्लो, फिश स्किन, ये सब कुछ है इसके अंदर। इसमें सबसे पहले इसमें जो इसिनग्लास के बारे में बता रखा है, तो इट इज अ हाई ग्रेड collagen fiber which is produced from the air bladder or the swim bladder of certain fishes। ये लाइज नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, इट इज लाइक, ठीक है। मतलब इसिनग्लास जो है हाई ग्रेड कोलेजन है, जो कि जो आपके स्विम ब्लैडर और जो एयर ब्लैडर होते हैं कुछ फिशेस के, वहाँ से ये मिलता है। जैसे कि कुछ फिशेस के नाम इसमें बता रखे हैं, जैसे कि कैट फिशेस और कार्प्स, उनके स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर से ये कोलेजनस प्रोडक्ट अपन को मिलता है। द आइसिनग्लास प्रिपेयर्ड इन रशिया, इट इज़ ऑफ बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी का आइसिनग्लास रशिया के अंदर बनता है, ठीक है। अंदर की राम कथा याद करो नहीं करो, नाम जरूर याद कर लेना कि एक तो आइसिनग्लास है। नेक्स्ट इज द फिश ऑयल, आपने सुना होगा, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो फिश ऑयल के बारे में लिखा है ड्राई ऑयल, ये तो मिलता है आपको सैल्मन और हैरिंग से। सेमी ड्राई ऑयल आपको कार्प से मिलता है, और एक लिवर ऑयल, इसके अंदर विटामिन ए, डी, ई और सी प्रेजेंट होते हैं, ये मिलता है, ठीक है। तो फिश ऑयल एक मिलता है। फिशेस के क्या इस्तेमाल क्या है इसका, तो इसिनग्लास मिलते हैं प्रोडक्ट्स में। एक फिश ऑयल है। फिश मील, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ फिश ऑयल। फिश ऑयल का जो वेस्टेज होता है उससे बनता है आपका फिश मील। वेस्ट ऑफ कॉड इंडस्ट्री इज कॉल्ड व्हाइट फिश मील, ठीक है, उसे व्हाइट फिश मील कहते हैं। इट कंटेन कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड्स एंड आयोडीन। व्हाइट फिश मील के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड और आयोडीन का अमाउंट भी इसमें दे रखा है। फॉर यंगर एनिमल इट हैज टू बी प्रूव्ड अ गुड न्यूट्रिटिव डाइट। यंगर एनिमल्स जो ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूट्रिटिव डाइट है ये फिश मील, विच इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फिश ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट इज द फिश प्रोटीन। फिश प्रोटीन जो है क्रीम्स, फार्मास्यूटिकल्स,
मतलब आइस, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्रीज में लिखा हुआ है, आइसक्रीम्स में, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, पेंट्स के अंदर, वार्निश के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर, पेंट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, इन सबको बनाने के लिए काम में लिया जाता है फिश प्रोटीन का। ठीक है, तो एक इसका ये यूज है। एक है फिश फ्लोर। फिश फ्लोर क्या है? ये भी आपका हाईली न्यूट्रिटिव फूड है जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बनाया जाता है एंड इट इज इजीली डाइजेस्टेड बाय इन्फेंट ऑफ 3 to 4 मंथ। 3 से 4 महीने का बच्चा भी जो है, इन्फेंट जो है, इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, यानी कि इतना हाईली डाइजेस्टेबल फूड है ये, दैट इज द फिश फ्लो। क्लियर? नेक्स्ट, फिश के स्किन से क्या मिलता है? तो जो स्किन जो होती है कुछ फिशेस की, जैसे कि शार्क की, आपके जो ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं, कार्ड बॉक्सेस होते हैं, इन सबको बनाने के काम में ली जाती है। देखो, स्किन ऑफ सम फिशेस like shark and rays, they are used for covering the card cases, jewel boxes and the skateboards, इन सब के बनाने के काम में आती है। and the skin of cod, salmon and other fishes, they are also tanned and converted into the leather। कुल मिला के इसमें एक तो आइस एंड ग्लास आपको याद रखना है कि फिश बाय प्रोडक्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं फिशिंग इंडस्ट्रीज के, फिशेस को खाने के काम में आया, उसके अलावा उसके बाय प्रोडक्ट्स बता रहे हैं। आइस एंड ग्लास, फिश ऑयल, फिश ऑयल का क्या यूज़ है? फिश मील क्या है? फिश प्रोटीन किस किस चीज में काम आ रहा है? फिश फ्लोर क्या है? फिश स्किन में जो शार्क और रेस की फिश बताई कि ज्वेल बॉक्सेस के अंदर, स्कैबॉर्ड्स के अंदर, आपके जो कार्ड के बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर काम में आ रही है। कुछ फिशेस की स्किन जैसे कि कॉड, सैल्मन और अदर फिशेस की स्किन को टैन करके लेदर के तरह भी यूज़ किया जाता है। तो दिस ऑल आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री। इट इज़ ऑल अबाउट द फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ सेरीकल्चर ये डिस्कस करूंगी, तब तक यहां तक आप इसे नोट आउट कर लो। ठीक है, कर लिया इतना नोट आउट? चलिए, इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सेरीकल्चर जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ही स्टार्ट करेंगे। यहां तक का पढ़कर बैठना। एनसीईआरटी के अंदर इसके अंदर जितना भी डाटा इसके रिलेटेड टू द फिशरीज अवेलेबल है उतना पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास सेरीकल्चर पे तो वैसे भी आपको मिलेगी नहीं। डिसीजेस कुछ दे रखी हैं एनिमल्स की, हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर वो भी नहीं दे रखा अभी, तो वो अपन प्रोसीड करेंगे डायरेक्टली। वहाँ पे फिर प्लांट ब्रीडिंग से शुरू कर रखा है, तो देखते हैं अगर नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाता है, ये खत्म हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में प्लांट ब्रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का लेकिन पढ़कर ज़रूर बैठना। ठीक है, थैंक यू।